अब हम देखते हैं मार्शलिंग। मार्शलिंग क्या होता है? मार्शलिंग तो मार्शलिंग होता है गाड़ी में वाहनों को सही क्रम में जोड़ना। गाड़ी में जो वाहन है उनको सही क्रम में जोड़ करके लगा करके जो गाड़ी तैयार की जाती है उस विधि को हम कहते हैं मार्शलिंग। तो गाड़ी में वाहनों को सही क्रम में लगा करके गाड़ी तैयार करने की विधि मार्शलिंग कहलाती है। अब इसका उद्देश्य क्या क्या है? तो इसका पहला उद्देश्य हम देखें, संरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर। तो गाड़ी जब बनाई जाती है सही क्रम में जोड़ करके तो हमें यहाँ पर संरक्षा व सुरक्षा इसको ध्यान में रख करके गाड़ी बनाई जाती है। दूसरा, हमें यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रख करके गाड़ी बनाई जाती है, मार्शलिंग की जाती है। तीसरा, हमें परिचालन सुविधा को ध्यान में रख करके गाड़ी बनाई जाती है, परिचालन सुविधा को ध्यान में रख करके। अब हम बात करते हैं मेल, एक्सप्रेस, सवारी या मिलीजुली गाड़ी की मार्शलिंग। किसकी? मेल एक्सप्रेस, सवारी या मिलीजुली गाड़ी की मार्शलिंग। मिलीजुली गाड़ी की मार्शलिंग, गाड़ी की मार्शलिंग। मेल एक्सप्रेस, सवारी गाड़ी या मिलीजुली गाड़ी की मार्शलिंग। पहला क्या है? मेल एक्सप्रेस। मेल एक्सप्रेस, सवारी या मिलीजुली गाड़ियों की रचना और उनका विन्यास पीसीओएम को द्वारा समय समय पर जारी किए गए विशेष अनुदेश के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो भी इनकी मार्शलिंग की जाती है पीसीओएम के द्वारा समय समय पर जारी किए गए स्पेशल अनुदेश, विशेष अनुदेशों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। विशेष अनुदेश। तो हम कह सकते हैं कि मेल एक्सप्रेस, सवारी या मिलीजुली गाड़ियों की रचना तथा उनका जो विन्यास है, जो उनकी मार्शलिंग है, पीसीओएम के द्वारा समय समय पर जारी किए गए विशेष अनुदेशों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा, हम देखें कि मेल एक्सप्रेस, सवारी या मिलीजुली गाड़ियों की स्थायी रचना में कम से कम 2 एसएलआर लगाने चाहिए। कम से कम कितने एसएलआर लगाने चाहिए? यहाँ पर 2 एसएलआर लगाने चाहिए। तो मेल एक्सप्रेस, सवारी और मिलीजुली गाड़ियों की स्थायी रचना में, मिलीजुली गाड़ियों की जो स्थायी रचना है उस स्थायी रचना में कम से कम 2 एसएलआर लगाने चाहिए, जिनमें एक एसएलआर इंजन के पीछे होता है, एक एसएलआर को इंजन के पीछे लगाया जाता है और दूसरा एसएलआर सबसे आखिरी में लगाया जाता है। दूसरा एसएलआर लगाते हैं सबसे आखिरी में। तीसरी हम बात करते हैं, यदि 2 एसएलआर उपलब्ध नहीं है तो एक एसएलआर पीछे की ओर अवश्य होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो एक एसएलआर है वो पीछे की तरफ होना चाहिए। चौथा पॉइंट हम देखें कि छोटी शाखा लाइनों पर चलने वाली सवारी एवं मिलीजुली गाड़ियों में एसएलआर बीच में लगाया जा सकता है। अगर छोटी शाखा पर चलने वाली गाड़ी है तो छोटी शाखा में एसएलआर है वो बीच में लगाया जा सकता है। तो छोटी शाखा लाइनों पर चलने वाली सवारी एवं मिलीजुली गाड़ियों में एसएलआर बीच में लगाया जा सकता है ताकि एसएलआर का स्थान परिवर्तन के लिए बार बार शंटिंग नहीं करनी पड़े, परंतु एसएलआर के दोनों ओर अधिकतम 2 बोगियां होनी चाहिए। एसएलआर के दोनों ओर अधिकतम कितनी बोगियां होनी चाहिए? 2 बोगियां अधिकतम एसएलआर के दोनों ओर होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि मिलीजुली गाड़ियों का मार्शलिंग किस तरीके से की जाती है? मिलीजुली गाड़ियों की मार्शलिंग इस तरीके से की जाती है, सबसे पहले इंजन लगाया जाएगा, इंजन के बाद में माल डिब्बे लगाए जाएंगे, माल डिब्बों के बाद में सवारी डिब्बे लगाए जाएंगे और सवारी डिब्बों के बाद में क्या लगाया जाएगा? एसएलआर लगाया जाएगा। ये सीक्वेंस रहता है, यानी इंजन के बाद में माल, माल के बाद में सवारी डिब्बे, सवारी डिब्बों के बाद में एसएलआर लगाया जाता है। छठवां पॉइंट हम देखें कि सवारी मेल एक्सप्रेस गाड़ी के ब्रेक यान के पीछे जो भी हमारी सवारी है या फिर मेल एक्सप्रेस है
तो सवारी या मेल एक्सप्रेस गाड़ी के ब्रेक यान के पीछे जो भी ब्रेक यान होगा उस ब्रेक यान के पीछे अधिकतम 2 बोगी या 4 चौपहिया वाहन, या तो 2 बोगी लगाए जाए या फिर 4 चौपहिया वाहन। तो हम कह सकते हैं सवारी या मेल एक्सप्रेस गाड़ी के ब्रेक यान के पीछे अधिकतम 2 बोगी या 4 चौपहिया वाहन लगाए जा सकते हैं, बशर्ते इन वाहनों के ब्रेक हैं कार्यरत होने चाहिए। ये जो भी चौपहिया वाहन लगाए गए हैं 4 चौपहिया वाहन, इन वाहनों के ब्रेक कार्यरत हों और उन्हें गाड़ी की ब्रेक प्रणाली से जोड़ दिया हो। लेकिन इसके अतिरिक्त एक निरीक्षण यान भी अंतिम वाहन के रूप में लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक क्या लगाया जा सकता है ब्रेक यान के पीछे? एक निरीक्षण यान भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। एक निरीक्षण यान भी अंतिम वाहन के रूप में लगाया जा सकता है, बशर्ते है उसके ट्रेन ब्रेक के साथ साथ हाथ ब्रेक भी कारगर हो। तो निरीक्षण यान के ट्रेन ब्रेक के साथ साथ में क्या होनी चाहिए? हैंड ब्रेक भी इसके काम करने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि सवारी या मेल एक्सप्रेस गाड़ी के ब्रेक यान के पीछे अधिकतम 2 बोगी या फिर 4 चौपहिया वाहन लगाए जा सकते हैं, बशर्ते इन वाहनों के ब्रेक कार्यरत हों और उन्हें गाड़ी के ब्रेक प्रणाली से जोड़ दिया हो। लेकिन इसके अतिरिक्त एक यहाँ पर निरीक्षण यान भी अंतिम वाहन के रूप में लगाया जा सकता है, बशर्ते है उनके ट्रेन ब्रेक के साथ साथ हाथ ब्रेक भी कारगर हो। 7वां पॉइंट है हमारे पास में। 7वां पॉइंट क्या है? मिली जुली गाड़ी में पिछले ब्रेक यान के पीछे 2 बोगी, जो भी हमारी मिली जुली गाड़ी है, मिली जुली गाड़ी में पिछले ब्रेक यान के पीछे जो भी पिछला ब्रेक यान होता है, तो मिली जुली गाड़ी में पिछले ब्रेक यान के पीछे 2 बोगी या 4 चौपहिया वाहन के अतिरिक्त एक निरीक्षण यान, यहाँ पर एक निरीक्षण यान या फिर पावर जनरेटर कार अंतिम वाहन के रूप, या तो निरीक्षण यान लगा सकता है या फिर पावर जनरेटर कार अंतिम वाहन के रूप में लगाया जा सकता है, बशर्ते सभी वाहनों के ब्रेक कार्यरत हों और निरीक्षण यान के मामले में उसके हैंड ब्रेक भी कार्यरत होनी चाहिए। निरीक्षण यान लगाया है तो उसके हैंड ब्रेक भी यहाँ पर कार्यरत होना चाहिए। 8वां पॉइंट है एक चौपहिया वाहन 2 बोगी तथा इंजन और बोगी के बीच में नहीं लगाया जाएगा। एक चौपहिया वाहन है, ये 2 बोगी तथा इंजन के बीच में, 2 बोगियों के बीच में ये चौपहिया वाहन नहीं लगाया जाएगा और इंजन और बोगी के बीच में भी ये चौपहिया वाहन नहीं लगाया जाएगा। इंजन और बोगी के बीच में भी चौपहिया वाहन नहीं लगाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं एक चौपहिया वाहन 2 बोगी तथा इंजन और बोगी के बीच में नहीं लगाया जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम देखें, जब चौपहिया वाहन सवारी गाड़ी में लगा हो तो गाड़ी की अधिकतम गति है वो कितनी होनी चाहिए? जब हमने गाड़ी में चौपहिया वाहन लगाया है तो चौपहिया वाहन लगाने पर गाड़ी की अधिकतम गति 25 km/h हो सकती है, जब हम गाड़ी में चौपहिया वाहन लगाया है। फिर हम देखें, अगला पॉइंट है कि सवारी गाड़ी में, जो हमारे पास में सवारी गाड़ी है, सवारी गाड़ी में माल डिब्बे हम तब तक नहीं लगाएंगे, सवारी गाड़ी में माल डिब्बे तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि TXR के द्वारा उसे यात्री गाड़ी के लिए फिट है प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। तो सवारी गाड़ी में माल डिब्बे तब तक नहीं लगाए जाएंगे जब तक कि TXR के द्वारा इसको सवारी गाड़ी को यात्री गाड़ी के लिए, जब तक कि TXR के द्वारा उसे यात्री गाड़ी के लिए फिट है, यात्री गाड़ी के लिए फिट है, ये प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, तब तक सवारी गाड़ी में माल डिब्बे नहीं लगाए जाएंगे। 11वां पॉइंट है हमारे पास में कि प्रारंभिक स्टेशन पर सवारी गाड़ी में ट्रेन पाइप्ड वाहनों के साथ रवाना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर प्रारंभिक स्टेशन से चल रहे हैं, स्टार्टिंग स्टेशन से चल रहे हैं
तो स्टार्टिंग स्टेशन पर सवारी गाड़ी में आइसोलेटेड वाहनों के साथ रवाना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, यानी कि ट्रेन पाइप्ड आइसोलेटेड तो सवारी गाड़ी में स्टार्टिंग स्टेशन पर सवारी गाड़ी में आइसोलेटेड वाहनों के साथ रवाना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, किंतु रास्ते में यात्री गाड़ी में आइसोलेटेड वाहनों को लगाने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन हम देखें रास्ते में सवारी गाड़ी में हम आइसोलेटेड वाहन हैं लगा सकते हैं रास्ते में, तो किंतु रास्ते में यात्री गाड़ी में ट्रेन पाइप्ड यानी आइसोलेटेड वाहनों को लगाने की अनुमति दी जा सकती है। वह शर्त है ब्रेक पावर 90% से कम ना हो। ब्रेक पावर कितनी होनी चाहिए? 90% से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ही होनी चाहिए। और इन वाहनों को अंतिम वाहन के रूप में नहीं लगाया जाए। और जो भी वाहन लगाए जा रहे हैं आइसोलेटेड वाहन, ये अंतिम वाहन के रूप में हमें नहीं लगाने हैं। तो हम कह सकते हैं प्रारंभिक स्टेशन पर सवारी गाड़ी में ट्रेन पाइप्ड यानी आइसोलेटेड वाहनों के साथ रवाना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, किंतु रास्ते में यात्री गाड़ी में ट्रेन पाइप्ड या आइसोलेटेड वाहनों को लगाने की अनुमति दी जा सकती है। वह शर्त ब्रेक पावर 90% से कम ना हो और इन वाहनों को अंतिम वाहन के रूप में न लगाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में कि सभी कोचिंग एवं माल वाहन परीक्षण और फिट टू रन परीक्षण करने वाले स्टेशनों के जो हमारे सभी कोचिंग व माल वाहन हैं, सभी कोचिंग व माल वाहन परीक्षण और फिट टू रन परीक्षण करने वाले स्टेशनों के गाड़ी परीक्षक सवारी गाड़ी में लगे माल वाहनों का भी परीक्षण करेंगे। यद्यपि उन गाड़ियों का साधारणतः ऐसे स्टेशनों पर परीक्षण नहीं किया जाता है, तो भी इन स्टेशनों पर सिर्फ सवारी गाड़ी में लगे माल वाहनों का भी परीक्षण किया जाएगा। उन्हें फिट टू रन का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो फिट टू रन का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं सभी कोचिंग और माल वाहन परीक्षण हैं और फिट टू रन परीक्षण करने वाले स्टेशन, तो फिट टू रन परीक्षण करने वाले स्टेशनों के गाड़ी परीक्षक सवारी गाड़ी में लगे हुए माल वाहनों का भी वो pरीक्षण करेंगे। यद्यपि उन गाड़ियों का साधारणतः ऐसे स्टेशनों पर परीक्षण नहीं किया जाता, तो भी इन स्टेशनों पर सिर्फ सवारी गाड़ी में लगे माल वाहनों का ही परीक्षण किया जाएगा और उन्हें फिट टू रन का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें कि ऐसे स्टेशन पर जहां अंतिम स्टेशन पर गाड़ी परीक्षक कर्मचारी नहीं रखे गए हैं, ऐसे स्टेशन पर जहां अंतिम स्टेशन पर गाड़ी परीक्षक कर्मचारी नहीं रखे गए हैं, वहां प्रारंभिक स्टेशनों पर ही गाड़ी परीक्षक कर्मचारी मिली जुली गाड़ियों को जाने और आने दोनों दिशाओं की यात्रा के लिए प्रमाण पत्र जारी करेंगे, चाहे वे अंतिम स्टेशन से खाली आए या भरी हुई आए। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे स्टेशन पर जहां अंतिम स्टेशन पर गाड़ी परीक्षक कर्मचारी नहीं है, तो ऐसे स्टेशन जहां अंतिम स्टेशन पर गाड़ी परीक्षक कर्मचारी नहीं रखे गए हैं, वहां प्रारंभिक स्टेशन पर ही गाड़ी परीक्षक कर्मचारी मिली जुली गाड़ियों को जाने और आने दोनों दिशाओं की यात्रा के लिए प्रमाण पत्र जारी करेंगे, चाहे वे अंतिम स्टेशन से खाली आए या भरी हुई आए। 14वां पॉइंट है हमारे पास में रसोईयान यानी पेंट्री कार जहाँ तक संभव हो, जो रसोईयान है, पेंट्री कार है, रसोईयान जहाँ तक संभव हो बीच में लगाना चाहिए। रसोईयान या पेंट्री कार जहाँ तक संभव हो बीच में लगाना चाहिए और वेजिटेबल स्टॉक से जुड़ी होनी चाहिए। किससे जुड़ी होनी चाहिए? ये
वेस्टिबुल स्टॉक से जुड़ी होनी चाहिए, वेस्टिबुल स्टॉक से जुड़ी होनी चाहिए। तो रसोईयान, पेंट्री कार जहाँ तक संभव हो सके बीच में लगाना चाहिए और वेस्टिबुल स्टॉक से जुड़ी होनी चाहिए। 15वां पॉइंट है हमारे पास में कि वेस्टिबुल स्टॉक एक समूह में लगाना चाहिए। जो वेस्टिबुल स्टॉक है हमारा, वेस्टिबुल स्टॉक हमारा किस में होना चाहिए, वेस्टिबुल स्टॉक हमारा एक समूह में लगाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके उनके बीच में नॉन वेस्टिबुल कोच नहीं लगाने चाहिए। जो वेस्टिबुल स्टॉक है उनके बीच में जहाँ तक संभव हो सके नॉन वेस्टिबुल कोच नहीं लगाने चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, सभी एसी कोच एक समूह में होने चाहिए। जो भी एसी कोच हैं एक समूह में होने चाहिए। उपयुक्त स्थान पर वेस्टिबुल स्टॉक के साथ में जुड़े होने चाहिए और जहाँ भी स्थान मिले उपयुक्त स्थान पर वेस्टिबुल स्टॉक के साथ में जुड़े होने चाहिए। 17वां पॉइंट है, सेक्शनल कोच लगाते समय ध्यान रखना चाहिए। सेक्शनल कोच, तो सेक्शनल कोच लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि जिस जंक्शन स्टेशन पर उसकी शंटिंग की जाएगी, यदि उस स्टेशन पर शंटिंग इंजन उपलब्ध है तो उसे गाड़ी में सबसे पीछे लगाया जाएगा। सेक्शनल कोच लगाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस जंक्शन स्टेशन पर उसकी शंटिंग की जाएगी, यदि उस स्टेशन पर शंटिंग इंजन उपलब्ध है तो गाड़ी में सबसे पीछे लगाया जाएगा और यदि शंटिंग इंजन उपलब्ध नहीं है तो गाड़ी में इंजन के पीछे ही लगा दिया जाएगा। इंजन के पीछे, अगर जहाँ पर उसकी शंटिंग करनी है वहाँ पर शंटिंग इंजन उपलब्ध नहीं है। तो सेक्शनल कोच लगाते समय ध्यान रखना चाहिए कि जिस जंक्शन स्टेशन पर उसकी शंटिंग की जाएगी, यदि उस स्टेशन पर शंटिंग इंजन उपलब्ध है तो उसे गाड़ी में सबसे पीछे लगाया जाएगा और यदि शंटिंग इंजन उपलब्ध नहीं है तो गाड़ी में इंजन के पीछे लगाया जाएगा। अब बात करते हैं हम मालगाड़ी की मार्शलिंग। किसकी मार्शलिंग देखेंगे अब, मालगाड़ी की। माल गाड़ी की मार्शलिंग, तो मालगाड़ी की मार्शलिंग हम देखते हैं। पहला है मालगाड़ी की मार्शलिंग में SR 4.231 में उल्लेखित गाड़ियों के मामलों को छोड़कर सभी गाड़ियों के पीछे एक मालगाड़ी का ब्रेक यान अवश्य लगाना चाहिए। सभी मालगाड़ी को के पीछे एक ब्रेक यान अवश्य लगाना चाहिए। SR 4.231 में उल्लेखित गाड़ियों के मामलों को छोड़कर के सभी गाड़ियों के पीछे एक मालगाड़ी का ब्रेक यान अवश्य लगाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, मालगाड़ी में ओडीसी वाहन को तब तक नहीं लगाना चाहिए जब तक कि इसी के लिए पीसीओएम की पूर्व अनुमति नहीं मिल जाए। तो मालगाड़ी में हमें ओडीसी वाहन को नहीं लगाना है जब तक कि पीसीओएम की अनुमति ना मिले। तो हम कह सकते हैं मालगाड़ी में ओडीसी वाहन को तब तक नहीं लगाना चाहिए जब तक कि इसके लिए पीसीओएम की पूर्व अनुमति न मिल जाए। तीसरा पॉइंट है कि एक चौपहिया वाहन दो 8 पहिए वाले वाहनों के बीच, एक चौपहिया वाहन है दो 8 पहिया वाहनों के बीच तथा इंजन और बोगी के बीच, इंजन और बोगी के बीच नहीं लगाना चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना है, एक चौपहिया वाहन दो 8 पहिए वाले वाहन बोगी के बीच और इंजन और बोगी के बीच में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन रास्ते में शंटिंग की सुविधा के लिए इंजन व बोगी के बीच में लगाया जा सकता है। लेकिन अगर रास्ते में हमें शंटिंग की सुविधा के लिए यहाँ पर किसके बीच में लगाया सकता है, इंजन व बोगी के बीच में ये लगाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है हमारा कि
विशेष अनुदेशों के अनुसार चलने योग्य प्रमाणित किया गया क्षतिग्रस्त वाहन। चलने योग्य प्रमाणित किया गया क्षतिग्रस्त वाहन, ऐसा वाहन जो चलने योग्य प्रमाणित किया गया है। तो विशेष अनुदेशों के अनुसार चलने योग्य प्रमाणित किया गया क्षतिग्रस्त वाहन माल डिब्बा या इंजन पिछले ब्रेक यान के पीछे केवल दिन के प्रकाश में लगा करके उसका SR 4.291 की बेशर्त उपबंधों का पालन किया गया हो तो लगाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि विशेष अनुदेशों के अनुसार चलने योग्य प्रमाणित किया गया क्षतिग्रस्त वाहन या माल डिब्बा या फिर इंजन पिछले ब्रेक यान के पीछे कहाँ पर लगाया जाएगा? ये पिछले ब्रेक यान के पीछे, पिछले ब्रेक यान के पीछे केवल दिन के प्रकाश में लगा करके, केवल दिन के प्रकाश में लगा करके उसका SR जो है 4.291 के बेशर्त उपबंधों का पालन किया गया हो तो लगाया जा सकता है। 5वां पॉइंट है डेड इंजन जो खराब नहीं है। डेड इंजन है जो क्या नहीं है? खराब नहीं है। डेड इंजन जो खराब नहीं है, यदि गाड़ी की अधिकतम गति के बराबर चलने योग्य है तो उसे ट्रेन इंजन के बाद या 7वें क्रमांक पर लगाना चाहिए। डेड इंजन है, अगर वो खराब नहीं है और गाड़ी की अधिकतम गति के बराबर चलने योग्य है तो इंजन के जस्ट पीछे लगाया जाएगा या फिर 7वें स्थान पर, 7वें क्रमांक पर लगाया जाएगा। 6वां पॉइंट है घाट सेक्शन में दो भरे हुए वाहनों के बीच में एक खाली चौपहिया वाहन नहीं लगाना चाहिए। अगर हम घाट सेक्शन की बात करें तो घाट सेक्शन में दो भरे हुए वाहनों के बीच में, भरे हुए वाहनों के बीच में एक खाली चौपहिया वाहन नहीं लगाना चाहिए। खाली चौपहिया वाहन नहीं लगाना चाहिए। 7वां पॉइंट है मालगाड़ी में ट्रेन पाइप्ड आइसोलेटेड वाहनों के साथ रवाना करने की अनुमति है। मालगाड़ी में क्या होता है? मालगाड़ी में आइसोलेटेड ट्रेन पाइप्ड, तो मालगाड़ी में ट्रेन पाइप्ड आइसोलेटेड वाहनों के साथ रवाना करने की अनुमति है, बशर्ते ब्रेक पावर प्रतिशत का अनुपालन किया जाए। तो मालगाड़ी में आइसोलेटेड वाहनों के साथ रवाना करने की अनुमति है, हमें किसका पालन करना है? बशर्ते ब्रेक पावर प्रतिशत का पालन किया जाए। इन वाहनों को अंतिम वाहन के रूप में न लगाया जाए और जो भी हमारे आइसोलेटेड वाहन है इनको अंतिम वाहन के रूप में नहीं लगाना है। तो हम कह सकते हैं कि मालगाड़ी में ट्रेन पाइप्ड या आइसोलेटेड वाहनों के साथ रवाना करने की अनुमति नहीं है। मालगाड़ी को हम आइसोलेटेड वाहनों के साथ रवाना नहीं करेंगे, बशर्त है ब्रेक पावर प्रतिशत का अनुपालन किया जाए और वाहनों को अंतिम वाहन के रूप में नहीं लगाया जाए। जैसे मान लीजिए मार्शलिंग चार्ट की बात करें, मार्शलिंग चार्ट में हम देखेंगे कि कौन सा डिब्बा कहाँ पर लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मार्शलिंग चार्ट, मार्शलिंग चार्ट। तो मार्शलिंग चार्ट में क्या है? एक तो मालगाड़ी डीजल या विद्युत इंजन के द्वारा चलती है, एक तो हम करेंगे मालगाड़ी की बात और एक हम करेंगे सवारी गाड़ी की बात। सवारी गाड़ी, मालगाड़ी भी हमारी डीजल और लाइट से चलती है और इधर सवारी गाड़ी भी हमारी डीजल और लाइट से चलती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मान लीजिए जानवर और घोड़ों से भरा डिब्बा है। किससे भरा डिब्बा है? जानवर व घोड़ों से भरा डिब्बा है। तो ये इंजन से दूसरे स्थान पर लगाया जाएगा और सवारी गाड़ी है तो भी ये इंजन से दूसरे स्थान पर लगाया जाएगा। तो जानवर है तो जान प्लस वर दो चीज़ आ रही हैं, तो इसका मतलब इंजन से दूसरे स्थान पर लगाया जाएगा। फिर हम बात करें खुले और हवादार बंद वैगन में मोटर गाड़ी। बंद वैगन में मोटर गाड़ी है, बंद वैगन में मोटर गाड़ी। तो मोटर गाड़ी, तो मोटर में कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। तो इसका मतलब इसको इंजन से तीसरा, मोटर गाड़ी है तो इंजन से तीसरे स्थान पर लगाया जाएगा। फिर है मिलिट्री की मोटर गाड़ी। किसकी?
मिलिट्री की है, मिलिट्री की मोटर गाड़ी, तो ये मिलिट्री भी और मोटर भी 3-3 नंबर पर है, इसलिए यहाँ पर मालगाड़ी में भी तीसरे स्थान पर, सवारी गाड़ी में भी तीसरे स्थान पर इंजन से लगाया जाएगा मिलिट्री की मोटर गाड़ी। तो मिलिट्री की मोटर गाड़ी में, मालगाड़ी में तो लगाया जाएगा, लेकिन सवारी गाड़ी में इसको नहीं लगाया जाएगा, सवारी गाड़ी में हमें छोड़ देना है, सवारी गाड़ी में इसको नहीं लगाया जाएगा। फिर है बंद वैगन में कपास। बंद वैगन में क्या है? बंद वैगन में कपास है, तो कपास है बंद वैगन में, तो बंद है वैगन में कपास है। कपास क्या होता है? एक तरीके से गन्ना से बनता है, गन्ना। तो गन्ना कितने शब्दों में? 2 शब्दों में, इसलिए हम कह सकते हैं इंजन से दूसरा। और यहाँ पर तो सवारी गाड़ी में तो लगाना ही नहीं है। फिर खुले वाहन में भूसा, खुले वाहन में क्या है? भूसा या पुआल, तो इसमें को भी इंजन से दूसरे स्थान पर लगाया जाएगा मालगाड़ी में, सवारी गाड़ी में नहीं लगाया जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्षतिग्रस्त वाहन या इंजन जो चलाने के लिए प्रमाण किया गया है। क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त वाहन, तो क्षतिग्रस्त कितने मारे हैं? 2 2 4, क्षतिग्रस्त 4 है, तो ब्रेक यान के पीछे सिर्फ दिन में लगाया जाता है। क्षतिग्रस्त वाहन है, ब्रेक यान के पीछे और सिर्फ दिन में लगाया जाएगा। तो क्षतिग्रस्त वाहन या फिर इंजन जो चलाने के लिए प्रमाणित किया गया हो। फिर है बेकाम इंजन यानी डेड इंजन, तो हम कह सकते हैं डेड इंजन। डेड इंजन में क्या होगा? अगर हमारे पास में डेड इंजन है तो डेड इंजन, इंजन के बाद और सातवां लगाया जाएगा, इंजन के बाद और सातवां, तो हम कह सकते हैं डेड इंजन, बेकाम डेड इंजन है, इंजन के बाद और सातवें भाग में लगाया जाएगा। और यहाँ पर भी सवारी गाड़ी है तो भी इंजन के बाद ही लगाया जाएगा, डेड इंजन है तो। फिर है क्रेन, क्रेन को कहाँ पर लगाया जाएगा? क्रेन को हम बात करें इंजन के बाद या सातवां, अधिकतम 2 क्रेन लगाई जा सकती है, तो हम बात करें इंजन के बाद या फिर सातवां। और यहाँ पर किसकी? पीसीयूएम की अनुमति में गार्ड वैगनों के साथ, सवारी गाड़ी में पीसीयूएम की अनुमति में लेनी होगी हमें, और गार्ड वैगनों के साथ, गार्ड वैगनों के साथ क्रेन को लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें कहें जहाँ 2 इंजन चलाने की अनुमति है तो हम कह सकते हैं पीसीयूएम की अनुमति में गार्ड वैगनों के साथ 2 इंजन चलाने की अनुमति है यहाँ पर। और जैसे कि इंजन के बाद सातवां है, यहाँ पर 1 इंजन चलाने की अनुमति है, 2 इंजन चलाने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट हम देखें डेड इंजन में भी 2 इंजन चलाने की अनुमति है, क्रेन के समय भी 2 इंजन चलाने की अनुमति है, किसमें? सवारी गाड़ी में। तो उपरोक्त वाहनों को इंजन में दी गई स्थिति के बाद वाले स्थान पर ही लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं गार्ड वैगन की। किसकी बात करेंगे? गार्ड वैगन। गार्ड वैगन, गार्ड वैगन कहाँ पर लगाया जाता है? तो हम देखें खाली अथवा भरे वैगन जिसमें खतरनाक, विस्फोटक और ज्वलनशील प्रकार का सामान न हो, या खाली यात्री वाहन पूर्णतः तालित, उसको गार्ड वैगन के रूप में उपयोग किया सकता है। किसको गार्ड वैगन के रूप में उपयोग कर सकते हैं? जो खाली वाहन है, खाली वाहन या फिर खाली वैगन हो सकता है, भरा हुआ वैगन हो सकता है, जिसके अंदर कोई भी खतरनाक, विस्फोटक, ज्वलनशील प्रकार का सामान नहीं होना चाहिए। या खाली यात्री वाहन भी हो सकता है, पूर्णतः तालित होना चाहिए लेकिन खाली यात्री वाहन भी हो सकता है, उसको गार्ड वैगन के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखें इन वाहनों को विस्फोटक या ज्वलनशील द्रव्य या गैसों से भरे हुए वैगनों के आगे या पीछे लगाया सकता है। तो जो भी हमारे गार्ड हैं, गार्ड वैगन हैं, विस्फोटक वाहन के या तो पीछे लगाया जाएगा या फिर आगे लगाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं इन वाहनों को विस्फोटक या ज्वलनशील द्रव्य या गैसों से भरे हुए वैगनों के या तो आगे लगाना चाहिए या पीछे लगाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है
दो 4 पहिए वाले वैगनों के स्थान पर एक 8 पहिए के वैगन को गार्ड वैगन के रूप में प्रयोग किया सकता है। तो दो 4 पहिए के जो वैगन हैं उनके स्थान पर हम एक 8 पहिए का वैगन है उसको गार्ड वैगन के रूप में उपयोग ले सकते हैं। चौथा पॉइंट है खाली ज्वलनशील द्रव गैसों के वाहनों के साथ भी नियमानुसार गार्ड वैगन लगा सकते हैं। जो भी हमारे क्या है खाली ज्वलनशील, तो खाली ज्वलनशील द्रव गैसों के वाहन के साथ भी नियमानुसार गार्ड वैगन लगाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं विस्फोटक एवं गोला बारूद से लदे माल डिब्बे। क्या है? विस्फोटक एवं गोला बारूद से लदे माल डिब्बे। गोला बारूद से लदे माल डिब्बे। तो हम बात करें विस्फोटक एवं गोला बारूद से लदे माल डिब्बे क्या है। पहला है हमारा कि प्रत्येक श्रेणी की गाड़ी में लगाए जा सकने वाले सेना के विस्फोटक सामान। तो विस्फोटक एवं गोला बारूद से लदे माल डिब्बे क्या हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। प्रत्येक श्रेणी की गाड़ी में लगाए जा सकने वाले सेना के विस्फोटक सामान अथवा गोला बारूद से लदे माल डिब्बे। गोला बारूद या विस्फोटक सामान अथवा गोला बारूद से लदे हुए माल डिब्बों या पाउडर यानों की अधिकतम संख्या। मालगाड़ी में कितनी है? मालगाड़ी में हम 5 गोला बारूद या विस्फोटक सामान या हम पाउडर यानों की अधिकतम संख्या मालगाड़ी में 5 है। सवारी गाड़ी की बात करें, सवारी गाड़ी में अधिकतम 2 है, 2 डिब्बे लगा सकते हैं। यथासंभव पाउडर यानों का प्रयोग यहाँ पर सवारी गाड़ी में किया जाएगा। और मिली-जुली गाड़ी है, सवारी गाड़ी प्लस मालगाड़ी मिली-जुली गाड़ी है, तो मिली-जुली गाड़ी में 4 पाउडर यान अथवा 3 वंदमाल डिब्बे। वंदमाल डिब्बे या तो 4 पाउडर यान लगा सकते हैं, पाउडर यान, या फिर 3 वंदमाल डिब्बे लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखें कि विस्फोटक एवं गोला बारूद से भरे हुए सभी वाहनों को गाड़ी में एक ही स्थान पर लगाना चाहिए, एक ही स्थान पर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि विस्फोटक एवं गोला बारूद से भरे हुए सभी वाहनों को गाड़ी में एक ही स्थान पर लगाना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक डिब्बे में विस्फोटक की मात्रा डिब्बे में अंकित क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो प्रत्येक डिब्बे में जो विस्फोटक की मात्रा है वो अंकित क्षमता, जो डिब्बे पर अंकित क्षमता है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि रेड टैरिफ में बताया गया है, प्रत्येक डिब्बे में विस्फोटक की मात्रा डिब्बे में अंकित क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है कि विस्फोटक पदार्थ से भरे वाहनों के आगे और पीछे 2 गार्ड वैगन लगाए जाएंगे। जो भी विस्फोटक वाहन है, विस्फोटक वाहनों के आगे और पीछे 2 क्या लगाए जाएंगे? गार्ड वैगन। तो विस्फोटक पदार्थों से भरे वाहनों के आगे और पीछे 2 गार्ड वैगन लगाने चाहिए। यदि विस्फोटक पदार्थ से भरे वाहनों को इंजन के पास लगाया जा रहा है, मान लीजिए विस्फोटक पदार्थ से भरे वाहनों को, तो विस्फोटक पदार्थों से भरे वाहन को इंजन के पास लगाया जा रहा है तो इंजन और ऐसे वाहनों के बीच केवल एक गार्ड वैगन अवश्य लगाना चाहिए। इंजन और विस्फोटक पदार्थ, इंजन और ऐसे वाहनों के बीच में एक गार्ड वैगन यहाँ पर अवश्य लगाना चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि विस्फोटक पदार्थों से भरे वाहनों के आगे और पीछे 2 गार्ड वैगन लगाने चाहिए। यदि विस्फोटक पदार्थों से भरे वाहनों को इंजन के पास में लगाया जा रहा है तो इंजन और ऐसे वाहनों के बीच में कम से कम एक गार्ड वैगन अवश्य होना चाहिए। 5वां पॉइंट है हमारा
कि जहां तक संभव हो सके सवारी गाड़ी में विस्फोटक पदार्थों से भरे वाहनों को पीछे लगाना चाहिए। जहां तक संभव हो सके सवारी गाड़ी में जो विस्फोटक पदार्थों से भरे वाहन हैं उनको पीछे लगाना चाहिए। और जो हमारे क्या है गार्ड वैगनों का नियम है मिलिट्री के डिब्बों पर भी लागू होता है। जो मिलिट्री के डिब्बे हैं उन पर भी गार्ड वैगनों का नियम लागू होता है। 7वां पॉइंट है हमारा, मिलिट्री स्पेशल गाड़ी में लगाए जाने वाले विस्फोटक और गोला बारूद से लदे डिब्बों की संख्या और उनकी मार्शलिंग मिलिट्री टैरिफ के अनुसार की जाएगी। तो हम कह सकते हैं मिलिट्री टैरिफ। तो मिलिट्री स्पेशल गाड़ी में लगाए जाने वाले विस्फोटक एवं गोला बारूद से लदे डिब्बों की संख्या और उनकी जो मार्शलिंग है मिलिट्री ट्रैफिक के अनुसार की जाएगी, लेकिन गाड़ी की अधिकतम भार लोड टेबल में दर्शाए गए सेक्शनल लोड के अनुसार ही रहेगा। जो अधिकतम भार है वो लोड टेबल में दर्शाए गए अधिकतम भार लोड टेबल में दर्शाए गए सेक्शनल लोड के अनुसार ही वो होगा। फिर हम बात करते हैं पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रव पदार्थ को गाड़ी में ले जाना। किसकी बात करते हैं हम? पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रव पदार्थ, अन्य ज्वलनशील द्रव पदार्थ को गाड़ी में ले जाना। तो हम कह सकते हैं जो पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील है उन्हें कै श्रेणी में, जो ज़्यादा ज्वलनशील है उन्हें कै श्रेणी में रखा गया है? ज़्यादा ज्वलनशील। तो जो पदार्थ ज़्यादा ज्वलनशील हैं, जो पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील है उन्हें कै श्रेणी में रखा गया है, एवं अन्य ज्वलनशील प्रकृति का है उन्हें ख श्रेणी में रखा गया है। जो ज़्यादा ज्वलनशील नहीं है उन्हें ख श्रेणी में रखा गया है। जैसे क श्रेणी में क्या है? एविएशन स्पिरिट। क श्रेणी की बात करें, क श्रेणी में है एविएशन स्पिरिट। एविएशन स्पिरिट है, बेंजीन कच्चा क्रूड तेल है, पेट्रोल और धुलाने वाले सॉल्वेंट है, तेल, मेथानॉल, नैफ्था है, तेल, मेथानॉल, नैफ्था आदि है। ख श्रेणी की बात करें, ख श्रेणी में आते हैं डीजल ऑयल है, जेट टरबाइन ऑयल है, मिट्टी का तेल है, तारपीन का तेल है और रेड टैरिफ में इनका विवरण दिया गया है। पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रव्य पदार्थों को सवारी या मिलीजुली गाड़ी से लेकर ले जाना। तो सवारी या मिलीजुली गाड़ी से लेकर ले जाना, कैसे ले जाएंगे हम सवारी या मिलीजुली गाड़ी से? तो हम कह सकते हैं पेट्रोलियम एवं अन्य ज्वलनशील द्रव्य पदार्थों को सवारी या मिलीजुली गाड़ी से लेकर जाना। कैसे ले जाएंगे? पहली बात हम देखें कि सवारी या मिलीजुली गाड़ियों से पैक किए गए पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील द्रव पदार्थों से लदे अधिकतम 4 वाहनों को लेकर ले जा सकता है। तो यहाँ पर सवारी या फिर मिलीजुली गाड़ी है उसकी सहायता से पैक किए हुए पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील द्रव पदार्थों से लदे अधिकतम 4 वाहनों को लेकर जाया जा सकता है। दूसरा क्या देखें हम कि ऐसे सभी वाहनों को आपस में एक समूह में, जो ऐसे वाहन हैं उनको एक समूह में एक साथ लगाना चाहिए और उनका मार्शलिंग इंजन से यथासंभव दूरी पर करना चाहिए। इंजन से यथासंभव दूरी पर उनकी मार्शलिंग करना चाहिए, एक समूह पर उनको लगाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है यदि वाहन कै श्रेणी के द्रव पदार्थ से लदे हैं, यदि वाहन में कै श्रेणी के द्रव पदार्थ से लदे हैं तो उनके आगे और पीछे दोनों ओर 2 गार्ड वैगन ब्रेक यान के अलावा लगाना चाहिए। तो उनके अगर कै श्रेणी के पदार्थों से लदा है तो 2 आगे और पीछे, 2 क्या है आगे और पीछे दोनों ओर 2 गार्ड वैगन है वो ब्रेक यान के अलावा लगाना चाहिए। यदि कै श्रेणी के द्रव पदार्थ से भरे हुए वाहन, यदि कै श्रेणी के द्रव पदार्थ से भरे हुए वाहन इंजन के पीछे लगाए जा रहे हैं, किसके लगाए जा रहे हैं?
इंजन के पीछे अगर कै श्रेणी के द्रव पदार्थ से भरे हुए वाहन इंजन के पीछे लगाए जा रहे हैं तो इंजन और ऐसे वाहन के बीच कम से कम एक गार्ड वैगन लगाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें कि यदि वाहन ख श्रेणी के द्रव पदार्थ से लदे हैं, यदि वाहन है हमारे ख श्रेणी के द्रव पदार्थ से लदे हैं तो उसके आगे और पीछे दोनों ओर एक एक क्या लगाना चाहिए, गार्ड वैगन अवश्य लगाना चाहिए। 5वां पॉइंट है, यदि माल डिब्बों में संपीड़ित द्रव या खुली हुई गैस भरी हो, यदि माल डिब्बों में क्या हो, संपीड़ित गैस या खुली हुई गैस भरी हो तो उनके आगे और पीछे कम से कम दो गार्ड वैगन लगाने चाहिए। तो हम कह सकते हैं यदि माल डिब्बों में संपीड़ित गैस या घुली हुई गैस भरी हो तो उनके आगे और पीछे कम से कम 2 गार्ड वैगन अवश्य लगाने चाहिए। नेक्स्ट है 6वां पॉइंट कि ऐसे खाली वैगन जो कै या ख श्रेणी के द्रव पदार्थों से भरे हुए हैं, हमारे खाली वैगन हैं जो कै प्लस ख दोनों श्रेणी के पदार्थ से भरे हुए हैं, इनका संचालन करते समय भी उपरोक्त अनुसार गार्ड वैगन हमें लगाने चाहिए। अब बात करते हैं क्षतिग्रस्त वाहन को लेकर जाना। इसकी बात करते हैं हम, क्षतिग्रस्त वाहन या असक्त या फिर क्षतिग्रस्त वाहन को लेकर जाना। तो पहला पॉइंट हम देखें, असक्त या क्षतिग्रस्त वाहन कोई कोच, वैगन या इंजन हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई कोच हो सकता है, वैगन हो सकता है, कोई भी इंजन हो सकता है। दूसरा पॉइंट हम देखें, यदि लोको फोरमैन क्षतिग्रस्त इंजन को या गाड़ी परीक्षक किसी असक्त या क्षतिग्रस्त कोच या वैगन को गाड़ी में लगाकर ले जाना सुरक्षित समझता है, क्षतिग्रस्त वैगन, तो हम कह सकते हैं यदि लोको फोरमैन क्षतिग्रस्त इंजन को या फिर गाड़ी परीक्षक किसी असक्त या क्षतिग्रस्त कोच को या फिर वैगन को गाड़ी में लगाकर ले जाना सुरक्षित समझता है तो वह इसकी लिखित सूचना, अगर वो सुरक्षित समझता है तो वह इसकी लिखित सूचना किसको देगा, स्टेशन मास्टर को देगा। तीसरा पॉइंट हम देखे हैं कि स्टेशन मास्टर इस प्रकार की लिखित सूचना प्राप्त करने पर इस प्रकार के वाहन को दिन के प्रकाश में तथा अच्छे मौसम में खंड नियंत्रक की अनुमति से, इसकी अनुमति से खंड नियंत्रक, तो दिन के प्रकाश में और अच्छे मौसम में खंड नियंत्रक की अनुमति लेकर के मालगाड़ी में ये लगा देगा, इस क्षतिग्रस्त यान को मालगाड़ी में इसके पीछे लगा देगा, ब्रेक यान के पीछे इसको लगा दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त वैगन को मालगाड़ी में ब्रेक यान के पीछे लगा सकता है। और जिन खंडों में मालगाड़ी नहीं चलती है तो ऐसे खंडों में मिलीजुली गाड़ी के ब्रेक यान के पीछे, मालगाड़ी नहीं चलती है वहाँ पर मिलीजुली गाड़ी के ब्रेक यान के पीछे ऐसे वाहन को लगा दिया जाता है। तो हम कहेंगे कि स्टेशन मास्टर इस प्रकार की लिखित सूचना प्राप्त करने पर इस प्रकार के वाहनों को दिन के प्रकाश में तथा अच्छे मौसम में खंड नियंत्रक से अनुमति लेकर के मालगाड़ी में ब्रेक यान के पीछे लगा सकता है। और जिन खंडों में मालगाड़ी नहीं चलती है, ऐसे खंड जिन खंडों में मालगाड़ी नहीं चलती हो तो ऐसे खंडों में मिलीजुली गाड़ी के ब्रेक यान के पीछे ऐसे वाहन को लगाया जा सकता है। चौथा पॉइंट है हमारा कि सूचना की मूल प्रति गाड़ी के गार्ड को देनी होगी। जो भी गाड़ी का गार्ड है तो गाड़ी के गार्ड को सूचना की मूल प्रति देनी होगी, सूचना की मूल प्रति गाड़ी के गार्ड को देनी होगी। 5वां पॉइंट है सूर्यास्त के पश्चात
और धुंध, कोहरे और तूफानी मौसम में। सूर्यास्त के बाद धुंध, कोहरे और तूफानी मौसम में ऐसे वाहनों को गाड़ी से अलग कर देना चाहिए और दिन के प्रकाश में या मौसम साफ होने पर आगे जाने देना चाहिए। यानी कि सूर्यास्त के बाद उनको क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। धुंध और कोहरे का मौसम है, अच्छा मौसम नहीं है, तो उसको अलग कर दिया जाएगा और जैसे ही मौसम साफ होगा, दिन के प्रकाश होगा, उस समय उसे आगे जाने देना चाहिए। छठवां पॉइंट है, दिन के प्रकाश में और अच्छे मौसम में स्टेशन मास्टर क्या करेगा। स्टेशन मास्टर फिर से ऐसे वाहन को खंड नियंत्रक से अनुमति लेकर के खंड नियंत्रक से अनुमति लेकर के आगे गाड़ी से लगा करके भेजेगा और लिखित सूचना की मूल प्रति है वो गार्ड को देगा। सातवां पॉइंट है, इस प्रकार का केवल एक वाहन माल डिब्बा या इंजन मालगाड़ी या मिलीजुली गाड़ी में ब्रेक यान के पीछे लगाया जा सकता है। इस प्रकार का केवल एक वाहन है वो कहाँ पर लगाया जा सकता है, माल डिब्बा, इंजन मालगाड़ी या मिलीजुली गाड़ी में ब्रेक यान के पीछे लगा सकता है, ब्रेक यान के पीछे। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार का केवल एक वाहन माल डिब्बा या इंजन मालगाड़ी या मिलीजुली गाड़ी के ब्रेक यान के पीछे लगा सकता है। आठवां पॉइंट है, ऐसे वाहन को गाड़ी में लगाए जाने पर लोको फोरमैन और गाड़ी परीक्षक के द्वारा गाड़ी के साथ जाने के लिए सक्षम रेल कर्मचारी तैनात करना चाहिए। सक्षम रेल कर्मचारी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे वाहन को गाड़ी में लगाए जाने पर लोको फोरमैन या गाड़ी परीक्षक के द्वारा गाड़ी के साथ जाने के लिए सक्षम रेल कर्मचारी को तैनात करना चाहिए। अब बात करते हैं हम घाट मार्शलिंग की। घाट में किस तरीके से मार्शलिंग की जाती है। घाट मार्शलिंग, तो हम देखें कि जिन मंडलों में घाट है उन मंडलों की संचालन समय सारणी में घाट सेक्शन का उल्लेख किया गया। किसमें किया गया है, संचालन समय सारणी में। तो जिन मंडलों में घाट सेक्शन है उन मंडलों की संचालन समय सारणी में घाट सेक्शनों के बारे में बताया गया है। दूसरा हम देखें, घाट सेक्शन में चलने वाली गाड़ियों की मार्शलिंग व संचालन के अनुदेश भी उसकी मार्शलिंग। तो घाट सेक्शन में चलने वाली गाड़ियों की मार्शलिंग व संचालन के अनुदेश भी संचालन समय सारणी में दिए जाते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखें, घाट सेक्शन में दो भरे हुए वैगनों के बीच में खाली वैगन नहीं होना चाहिए। घाट सेक्शन में दो भरे हुए वैगनों के बीच में एक खाली वैगन नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, भरे हुए वैगनों और खाली वैगनों को एक समूह में और खाली वैगनों को एक समूह में। तो भरे हुए वैगन को एक समूह में और खाली वैगनों को एक समूह में, अलग अलग समूह में लगाना चाहिए। गाड़ी में इंजन के बाद भरी हुई तथा फिर खाली वैगनों को लगाना चाहिए। तो गाड़ी में अगर हम बात करें, इंजन के बाद भरी हुई और भरी हुई के बाद में खाली वैगनों को लगाना चाहिए। और जो हमारी गाड़ी है, गाड़ी पूर्ण रूप से स्वचालित एयर प्रेशर ब्रेक से युक्त होनी चाहिए। स्वचालित एयर प्रेशर ब्रेक से युक्त होनी चाहिए, ब्रेक से युक्त। तो जो हमारी गाड़ी है, गाड़ी पूर्ण रूप से स्वचालित एयर प्रेशर ब्रेक से युक्त होनी चाहिए।